हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इस टॉपिक को जो हम पढ़ते हैं बेटा वो आता है आपका, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक आप पढ़ोगे ये है आपका 12th क्लास का टॉपिक। और इस टॉपिक को आप रीड करते हो अपने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो पहला टॉपिक है ना आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, ये हम आपको वहां मिल जाएगा प्रॉपर कंडीशन में। तो क्लास 12th के अंदर जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसी का ही एक रिलेटेड टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके बिना आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बिकॉज ये आपका बड़े क्वेश्चन में भी सपोर्ट करेगा और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस, वहां पर भी इस टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे ही जाते हैं, आप ये समझ लो। अभी टॉपिक जो है बेटा कैसा टॉपिक है, क्या करना है आपको इसमें, देखो सबसे पहले तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ये तो हमें पता है ये सारी चीजें कि एक तरफ होता है हमारे पास कौन बेटा, एक तरफ होते हैं हमारे सर, हमारे पास पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे तो पार्टनर्स होना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होती है पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, एक हो गया हमारा पार्टनर और एक हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसे बोला जाता है कैपिटल। क्लियर। अब कभी कभार क्या होता है, पार्टनर्स फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हो आप ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने अगर फर्म से कुछ पैसा निकाला तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। तो एक टॉपिक आपने हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़ा था, आपको सेक्शन से मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है, तो उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर अगर फर्म से पैसे विड्रॉ करेगा तो पार्टनर को बदले में क्या देना पड़ेगा बेटा यहां पे, तो बदले में फर्म को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है बेटा, पार्टनर्स फर्म को देते हैं एंड वी आर डूइंग अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्म। हम यहां इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसी को समझते हुए आप क्या देखोगे, अब यहां देख लो आप क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, दैट इज इट इज रिकॉर्डेड ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप पीएनएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो जहां पे हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा बन गया पीएनएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप नेट प्रॉफिट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे किस नाम से, पीएनएल अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में दिखा देना नेट प्रॉफिट। ओके। रिकॉर्ड करने के बाद अगला जो फैक्टर आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बिकॉज ये वाली साइड पे ना आपका क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम रिकॉर्ड हो रही है बेसिकली, क्योंकि ये पैसा क्या है, बिजनेस के लिए फायदा है, बिजनेस का प्रॉफिट है वो, इसीलिए तो यहां रिकॉर्ड हो रखा है क्रेडिट साइड पे, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो बेटा, ये फर्म के लिए एक तरीके का इनकम का काम करेगा, बेनिफिट का काम करेगा, इसीलिए हम इसे कहां रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, हम इसे यहां रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो उनका जितना भी कैपिटल का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट बनेगा बच्चों वो आपका यहां रिकॉर्ड हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये तो सर हमने समझ लिया कि आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर आपका क्रेडिट साइड पे आप इसे मेंटेन करते हो, ये हमारा मेंटेन हो गया। ओके। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। तो बेटा जो अगला पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हो आप, अगला है हमारे पास इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। ये तो मैंने समझा ही दिया आपको, इनकम है इसीलिए वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्डेड है। दूसरा हो गया हमारा, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज चार्ज्ड एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या बताया था, पार्टनरशिप डीड एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है बस आपके पास, उस एग्रीमेंट के अंदर सारी बातें लिखी होती है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा देना है, कैसे देना है, कहां से देना है, तो वो सारी चीजें आपके कहां आएंगी बच्चों, वो आएंगे आपकी पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड क्या करता है, पार्टनरशिप डीड में एक परसेंटेज गिवन होती है इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है आपको, तो वो एक परसेंटेज के बेसिस से मिलेगा आपको। तो परसेंटेज अगर गिवन है तो ही आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके। तो चलो पास्ट एडजस्टमेंट क्या, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब बेसिक्स एग्जैक्टली क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो तो हमने समझ लिया, है ना। तो अब चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें समझना क्या है। आज की वीडियो में बेटा हम क्या समझने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बेटा यहाँ ये समझने वाले हैं कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम लोग क्या समझेंगे बेटा यहाँ पे, कैलकुलेशन, कि किसी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट देना है तो वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं। ओके। तो अभी इसके टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, बाकी आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
ओके तो हम लोग आ चुके हैं अपने पास टॉपिक के ऊपर। तो बेटा हमने क्या सीखा था, अभी कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से पहले आपको केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज केस भी नहीं होता। केस क्या है, बेसिकली एक छोटा सा ना टाइम फ्रेम बना के दे दिया है, एक फ्रेमिंग करके दे दिया कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। बट आपको आइडेंटिफाई क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट। बिकॉज मेरा मेन मोटिव हमेशा क्या रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली क्लियर रहना चाहिए, है ना। तो क्या बोला गया है, व्हेन पार्टनर्स विड्रू सिंगल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। व्हेन पार्टनर्स विड्रू है बेटा, ये आप चेंज कर लेना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विड्रू। व्हेन पार्टनर्स विड्रू सिंगल अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में जो पार्टनर ने पैसा निकाला वो सिंगल अमाउंट निकाला है। अब जो सिंगल अमाउंट निकाला है उसमें भी दो केस बनते हैं, क्या, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, और दूसरा केस क्या बनता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। मतलब जिस डेट को पैसा निकाला बेटा वो डेट आपको गिवन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ड्रॉन, ये आपका पैसा निकाला गया। लेट सपोज कि पूरे साल में क्वेश्चन ने बोला कि बंदे ने 40,000 रुपए निकाले बस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स का है वो हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन है 10% का, और डेट ऑफ ड्राइंग्स ये भी क्वेश्चन ने हमें दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है, डेट ऑफ ड्राइंग हमारे पास गिवन है, लेट सपोज 30 जून, 30 जून को पैसा निकाला गया है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मुझे सॉल्यूशन फ्रेम करना हो तो सॉल्यूशन कैसे फ्रेम होगा, सॉल्यूशन फ्रेम करना बहुत इजी होता है इस वाले केस के अंदर। तो आपको क्या निकालना बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करना है सिंगल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा निकाला, अमाउंट विड्रू कितना पैसा निकाला गया है, उसे आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, डिवाइड बाय में 100, बिकॉज ये परसेंटेज में होता है, मल्टीप्लाई बाय में अब किसके बाद क्या करना है आपको, डिवाइड बाय में 12, और ऊपर लिखना होता है आपको क्या, मंथ, कितने महीने बचे हुए हैं वो आपको ऊपर मेंशन करना है और आपको कैलकुलेशन कर देनी है, हो गया हमारा काम। तो बेटा इस एग्जांपल के हिसाब से कितना लिखा, अमाउंट ड्रॉन, अमाउंट ड्रॉन कितना बच्चों, अमाउंट ड्रॉन है सर 40,000 रुपए, तो बेटा 40,000 रुपए इसमें आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा सर 10% का, तो 10% के बेसिस पे 10/100 इसमें आ गया। डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या केस था हमारा, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है तो हमारे पास इस डेट से लेके महीने के या फिर साल के आखिरी तक, एंड ईयर कब हो गई हमारा, फाइनेंशियल ईयर अगर हमारा चल रहा है तो हमारा 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो जाएगा। तो बेटा आप जून से काउंट करना स्टार्ट करो, जून से काउंट करो तो कितने महीने बचते काउंट करो जरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो कितने महीने हो गए बच्चों आपके पास, ये 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ हो गए तो 9 बाय में 12 कर देंगे सीधा सीधा, है ना। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द मेन आंसर, दैट इज 3,000 रुपए। क्लियर हुआ। तो ये आपको क्या करना है, जब भी आपको डेट गिवन हो आपको कुछ नहीं करना, आपको महीने काउंट कर लेने हैं उस पर्टिकुलर डेट से और उसे यहां पे उठा के प्लेस कर देना है, दैट्स इट, खत्म काम आपका, ठीक है। देखो महीने काउंट करने का सिंपल सा तरीका क्या क्या हो सकता है, ये आपका टाइम फ्रेम है, आपका महीना स्टार्ट, साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को यहां पे, और आपका ईयर एंड कब होगा बच्चों, ईयर एंड होगा आपका मार्च में सर। तो पैसा इस एग्जांपल में कब निकाला गया हमारे पास, एग्जांपल में पैसा निकाला गया सर जून में, तो 30 जून। ये देखो या तो आप इसको काउंट कर लो यहां से, अब जून के 30th डेट है तो जून तो काउंट होगा नहीं सर, है ना। तो जुलाई से आप स्टार्ट करोगे, तो जुलाई से लेके मार्च तक अगर आप काउंट करोगे यू विल गेट द 9 मंथ, सीधा सीधा हो गया, 9 बाय में 12 करो, खत्म हो गया, ये इजी हो गया। बट अगर आपको डेट अप्रैल के नियरेस्ट है तो क्या करना है आपको, अप्रैल से लेके जून तक काउंट कर लो, अप्रैल हो गया इसके अंदर, मई हो गया, और जून 30 है तो जून भी कंप्लीट हो गया। कितने महीने हो गए बेटा यहाँ पे, 3 महीने। हमें ये पता है कि 12 महीने होता है पूरे साल में, अगर 3 महीने माइनस कर देंगे तो कितना टाइम पीरियड बचेगा ये वाला, दैट इज 9 मंथ। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, चॉइस इज योर्स, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो यूज करो आप। क्लियर हुआ, बढ़िया। तो बेटा ये वाला जो मेथड है ना, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है बिकॉज सिंपल है, ठीक है। लेकिन छोटे क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बड़े क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है कि आपको डेट ऑफ ड्राइंग के साथ वो डेट ऑफ आपका अमाउंट वगैरह दे दे, सारी चीजें दे देगा, तो आपको सिंपली ये वाला फॉर्मेट यूज करना, हो गया हमारा काम। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। इसका आप इसे नोट कर सकते हो, मैं इसको फ्रेम करके ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट कर लो। हम एक काम करते हैं, तब तक इसका ना फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। देखो हमने क्वेश्चन तो हमने कर लिया सर, है ना। तो बेटा क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख लो। तो क्या लिखोगे आप, अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा निकाला गया, 40,000 हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से था ना अभी। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय में 100, मल्टीप्लाई, अगर डेट गिवन है तो आप महीने काउंट कर सकते हो ना, तो क्या क्या लिखोगे, मंथ्स, कब तक, अप टू ईयर एंड,
जब तक आपका महीने साल खत्म नहीं हो रहा तब तक के महीने काउंट करो, डिवाइड बाय में 12 करो एंड यू विल गेट द मेन आंसर जो इस क्वेश्चन में हमारा आया था, जैसा 3000 रुपए, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट यूज होगा कब, जब डेट ऑफ ड्राइंग आपके पास गिवन होगी तब आप इसे यूज करोगे। सर अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तब हम क्या करेंगे, तो बच्चों वो भी बहुत सिंपल है, इवन ये ज्यादा सिंपल पड़ता है आपके पास। तो यहां पर फॉर्मल क्या बनेगा आपका, डेट अमाउंट विड्रॉन हो गया आपका, कितना पैसा हमने विड्रॉ किया, तो अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाय में ROI डिवाइड बाय में 100। अब बेटा अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है ना तो आपको क्या करना है, सिंपल 6/12 कर देना बस, कुछ नहीं करना आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आप क्या करोगे 6/12 कर दोगे और आपका मेन जो आंसर बनेगा वही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा आपके क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो सर ये तो बहुत इजी था हमारे लिए, तो ये हमारे पास हो गया है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो अगला पार्ट बेटा क्या है, अगला पार्ट ये जो पार्ट है आपका, ये MCQs के क्वेश्चन से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहले आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर। बेटा अगला पार्ट क्या है, कहता है कि व्हेन पार्टनर्स विड्रू मल्टीपल अमाउंट। बेटा मल्टीपल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन, सिंपल, एक साल में एक बार से ज्यादा पैसा निकाला गया है, तो मोर देन वन, अगर मल्टीपल टाइम्स पैसा निकाला गया है एक से ज्यादा बार, तब हम कैलकुलेशन में क्या यूज कर सकते हैं। तो बेटा देखो, सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल, यहां दो आपके पास कॉन्सेप्ट बनते हैं। पैसा जो निकाला गया वो हर बार अमाउंट सेम निकाला गया है, और जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल का मतलब होता है दो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है। अगर मैं इसको फ्रेमिंग करूं इस तरीके से, तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। लाइक पैसा जब निकाला गया हर बार, लेट सपोज इसमें 3 केस बन के आपके पास एग्जाम में आएंगे, एक होगा आपका मंथली, एक होगा क्वार्टरली और एक होगा आपका हाफ ईयरली। ये 3 केस आपके पास बनेंगे। अगर लेट सपोज कि पैसा जो निकाला गया है वो हर बार निकाला गया और मंथली निकाला गया है, तो मंथली बेसिस से मतलब अप्रैल में हमने निकाल लिए 10,000, मई में निकाल लिया दोबारा से 10,000 रुपए एंड सो ऑन। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपीज निकाल रहे हैं। अभी टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, सेम टाइम इंटरवल, मतलब जो दो ड्राइंग्स के बीच का गैप होगा ना बच्चों, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे पैसा निकाला गया, लेट सपोज ये वाला, ये निकाला गया, हमने कब निकाला बच्चों, ये वाला ये निकाला 1 अप्रैल को, मतलब स्टार्टिंग में निकाला। तो ये वाला जो पैसा निकाला जाएगा आपका अप्रैल के बाद मई में, वो भी 1 मई को ही निकाला जाएगा, तब जाके तो एक गैप जो आएगा वो कितना हो गया, 1 महीने का। फिर दोबारा से जो अगला पैसा निकलेगा वो निकलेगा बेटा 1 जून को, दोबारा गैप कितना हो गया बेटा यहाँ पे 1 महीने का। फिर जो पैसा निकलेगा वो 1 जुलाई को निकलेगा, दोबारा से गैप कितना हो गया बच्चों, गैप हो गया मेरा दोबारा सर 1 महीने का। तो इसका मतलब ये होता है, देखो अमाउंट हर बार सेम निकल रहा है ना, और आपका जो टाइम इंटरवल है वो हर बार कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सर ये वाला केस बन जाता है। अब इस वाले केस के लिए आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे तो किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो बेटा वो कैसे निकालोगे आप, उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, निकालने के लिए एनुअल ड्राइंग्स, कि बेटा पूरे साल में कितना पैसा निकाला गया, तो उसको बोलते हैं एनुअल ड्राइंग्स। जैसे इसमें अगर बोला कि हर महीने स्टार्टिंग में पैसा निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे 10,000, और पूरे साल में कितने महीने, 12 महीने हो गए, तो 12, तो आपका 12 से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया वैल्यू खत्म आपका। देन उसके बाद ROI, तो एनुअल ड्राइंग्स अमाउंट जो भी आपका आएगा वो यहां लिखना, इनटू में ROI, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ड्राइंग्स का गिवन है वो यहां यूज करोगे, मल्टीप्लाई बाय में 12। अब बेटा यहां जो आता है ना आपका, ये इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज पीरियड, कि एवरेज पीरियड हमारे पास क्या है। अब ये एवरेज पीरियड ही सब कुछ है। इस केस में ना आपने अगर इसको कैलकुलेट करना सीख लिया ना, तो ये केस आप समझ लो ये आराम से हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं फिर आपके पास, ठीक है बच्चों। अब ये वाला जो मेथड है आपके पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट इंटरवल, मतलब अलग अलग अमाउंट और अलग अलग डेट पे हर बार अलग अलग अमाउंट। जैसे अगर मैं इसे एग्जांपल में लिखूं तो क्या क्या हो सकता है, लेट सपोज कि भाई जो ऑनर है उसने पैसा निकाला 1/4 को, मतलब 1 अप्रैल को निकाल लिए, 10,000 रिक्वायरमेंट्स थी, फिर उसने कहीं अगस्त में जाके दोबारा से निकाल लिए मेरे पास, यहाँ पे निकाले कब, 1 अगस्त को निकाल लिए दोबारा से मैंने पैसे। अब अगस्त को जो निकाले वहां निकाले लेट सपोज 4,000 रुपए, फिर नवंबर में मैंने पैसे निकाल लिए, नवंबर में कब निकाले बेटा हमने, 30 नवंबर को पैसे निकाल लिए, यहाँ निकालने की जरूरत पड़ी 8,000 रुपए। तो बेटा आप देख रहे हो ना यहाँ पे गैप कितना है, 1 2 3 4 5, 4 महीने का गैप हो गया मेरा इधर। तो कोई टाइम इंटरवल सेम नहीं, यहाँ पे गैप कितना है बेटा, 1 2 3 महीने का, और ये भी 4 महीने का हो गया, यहाँ तो चलो अंदाजन 4 महीने का हो गया। लेकिन
अब यहाँ पे दिसंबर में लेट्स सपोज कि उसे दिसंबर में 31 दिसंबर को दोबारा से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसे 6,000 रुपये यहाँ निकाल लिए। तो बेटे देखो यहाँ पे गैप कितना हो गया, यहाँ पे आपका 1 महीना गैप हो गया। तो मतलब जब उसे जरूरत पड़ती है तब वो पैसा निकाल रहा है, बट डेट्स आपको ऑलरेडी गिवन होंगी इसके अंदर कि पैसा कब निकाला गया, तभी तो आप मेजर कर पाओगे ना टाइम डिफरेंस वगैरह कितना है। तो ये आपके पास कौन सा केस हो गया, डिफरेंट अमाउंट। हर बार देखो अमाउंट डिफरेंट है बेटा। यहाँ पे कितना अमाउंट है 10,000, ये 4,000, ये आपका 8,000, ये 6,000, और टाइम गैप कितना आ रहा है, पहले में 4 महीने था, फिर 4 महीने, फिर 1 महीने। तो हमें क्या मतलब है, चाहे वो कितना ही पैसा निकाले। अब इस वाले केस के अंदर अगर आपको मल्टीपल ड्राइंग्स देखने को मिल रही है इधर, लेकिन हर बार आपका जो अमाउंट है वो डिफरेंट है और टाइम इंटरवल डिफरेंट है, तो क्या सर इस वाले केस को हम इसको इससे फॉलो करके नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और अकाउंट्स के पेपर में हमें टाइम को ही सेव करना पड़ता है, मतलब टाइम को मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सही चीज के लिए सही टाइम को आप देना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर टाइम पे खत्म हो पाएगा। तो बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो बेटा इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला केस आपके पास निकल के आता है, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। हम इसे प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तब समझा दूंगा मैं आपको। अभी आप क्या समझ लो, अभी आप कैसे निकालोगे आप। तो यहां पर भी सेम काम आपको करना है, एनुअल ड्राइंग्स कि पूरे साल में कितना पैसा निकाला गया, मल्टीप्लाई कर दो ROI डिवाइड बाय में 100 इनटू में। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे हमेशा ये जो पॉइंट है आपका, ये 1/12 ही लेना है आपको हर बार, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्या निकालना है आपको, बेटा ये एनुअल ड्राइंग नहीं, यहाँ पे आपको निकलेगा टोटल प्रोडक्ट। इसको ठीक कर लेना एक बार, ये क्या लिखोगे आप यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट। अभी टोटल प्रोडक्ट ये वाला जो फॉर्मेट है ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक टेबल से। ये कहां से मिलेगा आपको, फ्रॉम टेबल, मतलब इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, वहां से आप इसे कैलकुलेट करोगे और आपको यहां यूज कर लेना है टोटल, खत्म काम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको हर बार 1/12 ही यूज करना है अगर ये वाला केस बनता है तो। क्लियर हुआ? तो चलो सर पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ये वाला केस करेंगे। ओके, सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल। अगर सेम अमाउंट है सेम टाइम इंटरवल है तब हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखेंगे। तो अभी के लिए आप इसको नोट कर सकते हो, आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, आपने ऊपर वाला तो किया ही हुआ है, नीचे वाला नोट कर लो ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या, दैट इज जो मैंने बताया था अभी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके पास सेम अमाउंट सेम इंटरवल के अंदर आता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्या, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज पीरियड। क्योंकि बाकी सारा डाटा ना आपको ऑलरेडी गिवन होगा, बस आपको यही कैलकुलेट करना है। तो बेटा एवरेज पीरियड निकलता कैसे है, तो एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे, सिंपल है उसके लिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड आपके पास बचा, आपको बस वो कैलकुलेट करना है। तो कितना बचेगा बच्चों, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, उसके बाद उसमें प्लस कर देना क्या आपको, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो भी महीने बचेंगे लास्ट ड्राइंग के बाद उसे आप प्लस कर देना, देन डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका एवरेज पीरियड, बहुत सिंपल है। तो सर ये एवरेज पीरियड एग्जैक्टली निकलते कैसे, क्या करते हैं, तो बेटा एक काम करो, यही लिख लो आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये हो गया आपका लास्ट क्या हो गया बेटा, ये मार्च। तो ये सारा डाटा आपको ऑलरेडी गिवन है ना। अभी ये मैंने क्या लिखे हैं बेटा, ये महीने लिखे हैं मैंने। अब यहाँ पे ना बेटा केस बनते हैं आपके पास कुछ, तो केसेस बेटा कौन कौन से बनेंगे आपके पास, यहाँ पे केस बनता है आपके पास बिगनिंग वाला, है ना। मैंने आपको लिखवाया था कि एक केस बनेगा आपका बिगनिंग वाला केस बनेगा, और एक आपका केस बनेगा बेटा मिडिल वाला, और एक आपका बनेगा बेटा एंड वाला। ठीक है, अब ये जो केसेस है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में बनेंगे, मतलब मंथली, या फिर आप पैसा निकालोगे मंथली, या फिर आप निकालोगे किसमें, क्वार्टरली बेसिस से पैसा निकाला जाएगा, या फिर पैसा निकाला जाएगा आपका किस बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। तो मैंने एक आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पहले हम इसको फ्रेम करके देख लेते हैं। तो बेटा ये आपका चार्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप इसी के बेसिस पे क्या कर सकते हो, सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो, और कैसे बनाना है इसको, क्या करना है क्या नहीं करना, वो एक बार देख लेते हैं, बस आपका काम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखते हैं सीधा सीधा। तो सर कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सर कैलकुलेशन आप सीख जाओगे तो आपके बेटा आपके क्वेश्चन कभी कोई गलत नहीं होंगे, और एक बार आपने सीख लिया ना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम एक ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पैसा जो निकाला गया है हर महीने के बिगिनिंग में, मतलब पैसा कब निकाला बेटा, यहां निकाला गया है। तो एक बार पैसा निकाला गया यहाँ पे 1 अप्रैल को निकाल लिया गया,
साल शुरू हुआ और पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो 1 अप्रैल को निकाला पहला ड्राइंग, और लास्ट ऐसे निकाला होगा हर महीने, यहां भी निकाला, यहां भी निकाला, यहां भी निकाला, यहां भी निकाला। इस तरीके से करते करते हमने क्या किया, पूरे साल के एंड में मार्च वाले महीने में भी पैसा निकाला गया है। तो बेटा मार्च में कब निकलेगा पैसा, 1 मार्च को निकलेगा पैसा, है ना। तो अब बच्चों एक बात बताओ, आपका फॉर्म, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले फिट करूं तो क्या लिखेगा जाएगा, क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं, 31 मार्च तक, पूरा साल खत्म होने में। सर सिंपल है, तो 12 बचेंगे पूरे पूरे, है ना। तो 12 लिख देना आप इसे, फिर आप क्या करोगे, प्लस कर देना है इसके अंदर, बिकॉज प्लस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। साल की आखिरी ड्राइंग कब निकलेगी, आखिरी महीने के बिगिनिंग में, बिकॉज कौन सा केस चल रहा है आपका, बिगिनिंग ऑफ मंथली। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 1 मार्च। 1 मार्च मतलब मार्च पूरा बचा हुआ है, तो इसका मतलब 1 महीना, 1 महीना हो गया। इसको आप टोटल को डिवाइड कर दो 2 से, तो बेटा ये कितना आता है, ये आता है सर हमारा 6.5 एग्जैक्टली। अभी 6.5 ही हम अपने सॉल्यूशन में यूज कर लेंगे, हो गया हमारा काम, बहुत सिंपल है ना। अब ऐसे आ जाओ इन वाले पॉइंट के अपन। अब यहाँ पे देखो एक बार दोबारा से, पैसा दोबारा से मंथली ही निकल रहा है, बट इस बार मिडिल वाला केस आ गया। तो बेटा मिडिल वाले केस में क्या लिखना है आपको, मिडिल वाले केस में पैसा कब निकाला जाएगा, दोबारा चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट ड्राइंग निकलेगी सर अप्रैल के महीने में, लेकिन कब निकलेगी, 15 अप्रैल को, है ना। 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग निकाली जाएगी। सर लास्ट ड्राइंग कब निकलेगी, सर हम बताएंगे, लास्ट ड्राइंग निकलेगी सर मार्च में आपकी। मार्च में बेटा कब निकलेगी, वो आपकी 15 मार्च को। तो बेटा 15 मार्च को पैसा निकाला जाए तो टाइम पीरियड बताओ कितना बचेगा। बेटा यहां कितना बचने वाला है, अप्रैल में 15 तारीख को, मतलब आधा महीना जा चुका है। तो कैन आई से दिस एज 11.5 कि 11 महीने और आधा महीना, तो 11.5 मंथ। तो यहां लिखोगे आप 11.5 प्लस, और मार्च में कितना महीना बचा हुआ है, मार्च बेटा आधा महीना बचा हुआ है, तो यू कैन यूज 0.5 डिवाइड बाय में 2। तो बेटा ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है सर 6। ये तो बहुत इजी हो गया, है ना। अब बेटा ऐसे आ जाओ एंड में। तो एंड में क्या करेंगे सर, एंड में कुछ नहीं करना आपको, एंड में भी सेम काम करो, दोबारा से चेक करो डेट्स वगैरह। तो डेट क्या है एंड में, अप्रैल का एंड मतलब महीने का आखिरी डेट, तो 30 अप्रैल को पैसा निकाला जाएगा। बेटा यहां कब निकालोगे आप, यहां निकालेंगे सर हम महीने के आखिरी में, मतलब 31 मार्च को पैसा निकाला जाएगा, है ना। अब देखते हैं दोबारा से एक बार। तो अगर यहां पे पैसा निकाला गया है तो किस डेट पे लिखोगे आप, कितने महीने बचते हैं इस डेट के बाद। तो बेटा अप्रैल का पूरा महीना जा चुका है, तो यहां से काउंट करना स्टार्ट करो मई से। तो मई के बाद मार्च तक, 31 मार्च तक पूरे बचते हैं 11 महीने, है ना। तो यहां लिखोगे क्या 11, फिर प्लस लास्ट ड्राइंग निकालिए बेटा आपने 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च कोई महीना बचा ही नहीं है, तो बेटा 0 आ गया यहाँ पे आपका, डिवाइड बाय में 2। तो ये हमारा कितना हो गया बेटो, ये हो गया आपका 5.5। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब सेम पैटर्न के ऊपर हम क्या करेंगे, अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। अगला वाला पार्ट क्या आएगा बेटा, क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर पैसा निकाला जाएगा तो हम उस केस में टाइम पीरियड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो बेटा क्वार्टरली बेसिस का अगर फॉर्मूला निकल के आता है, तो क्वार्टरली बेसिस का मतलब क्या होता है, साल में पहले तो मुझे बताओ बेटा कितने क्वार्टर आपके पास अवेलेबल हैं। सर साल में कितने क्वार्टर होते हैं, बेटा क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, उसे बोलते हैं क्वार्टर, है ना। तो क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। तो आप क्या करोगे, अप्रैल, दोबारा से मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। तो बेटा 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। अगर आप 12 महीने के 4 पीस करोगे तो कितने महीने निकलते आते हैं एक क्वार्टर में, 3 महीने, है ना। तो बेटा ये यहां पे ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, फिर उसके बाद ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, फिर ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, और लास्ट में मार्च वाला एक क्वार्टर ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वार्टर्स की डेट होगी मेरी सारी की सारी। तो अब यहां पे भी कॉन्सेप्ट फिट करके देखते हैं। तो क्या लिखा मैंने पहले, अब इसको हम चेक करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहला क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ तभी निकाल लिया, मतलब यहां पे निकाला, किस डेट को, 1 अप्रैल को निकाला होगा सर, है ना। तो कितने महीने बचते हैं बेटा, 12 महीने पूरे बचेंगे यहां से लेके 31 मार्च तक। उसके बाद दोबारा आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो आखिरी क्वार्टर कौन सा है बेटा, आखिरी क्वार्टर ये वाला है आपका। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, मतलब पैसा कब निकाला है, 1 जनवरी को। तो कितने महीने बचते हैं यहां से लेके यहां तक, सर जनवरी बचेगा, फरवरी बचेगा, मार्च बचेगा, इसका मतलब 3 महीने बचते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, यहां पे यहां लिखोगे आप 12 + 3 डिवाइड बाय में 2। तो बेटा ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 7.5। ये तो बहुत सिंपल हो गया, है ना। अब इसी तरीके से हम मिडिल वाला एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा मिडिल वाला क्या करोगे आप, मिडिल वाले में क्या देखना होगा आपको, ड्राइंग्स कब निकाली, पहली ड्राइंग, है ना। तो दोबारा चेक करो बेटा, पहली ड्राइंग कब निकलेगी आपकी, क्वार्टर वाले केस में। तो बेटा पहली ड्राइंग निकलेगी आपकी यहां पे, इस क्वार्टर के एग्जैक्टली बीच में, मतलब मार्च के महीने में 15 तारीख को निकलेगी आपकी, मई के महीने में। तो 15 मई को मैंने पैसा निकाला होगा, मिडिल में निकाला बिकॉज, और यहां पे पैसा कब निकाला होगा आपने बेटा, फरवरी
के 15 तारीख को, क्योंकि 15 फरवरी को आपने पैसा निकाल लिया यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, कितना महीना बचेगा। बेटा देखो 1.5 महीना निकल चुका है यहाँ पे, 1 महीना ये निकल गया और 15 दिन इसके निकल गए, मतलब 1.5 महीना निकल गया। तो 12 में से 1.5 गया तो 10.5, और यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 15 फरवरी गिवन है। 15 फरवरी का मतलब क्या होता है सर, 15 फरवरी का मतलब होता है फरवरी का आधा महीना जा चुका है, तो फरवरी का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो इसका मतलब इस डेट के बाद कितना पीरियड बच रहा है आपके पास, 1.5। दोनों को उठाओ, यूज कर लो। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 10.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय में 2, तो ये कितना आ गया बेटा 6। क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब चलते हैं सर आखिरी ड्राइंग पे। जब साल का आखिरी आएगा, महीने का मतलब क्वार्टर का आखिरी, हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला जा रहा है। तो बच्चों एंड में अगर पैसा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, एंड में पैसा निकाला मतलब ये क्वार्टर खत्म कब होगा आपका, अप्रैल मई जून, जून के एंड में निकाला गया है पैसा, तो यहां लिखेंगे 30 जून। तो बेटा 30 जून से लेके यहां तक कितना टाइम बचता है सर, यहां बचता है हमारे पास 9 महीने, क्योंकि अप्रैल मई और जून जा चुके हैं, तो बचा कितना 9 मंथ, है ना। और इसके बाद यहां से देख लो पैसा कब निकलेगा आपका, लास्ट क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च, इसके एंड में निकलेगा, तो 31 मार्च, मतलब कितने महीने बेटा यहाँ पे 0 महीने, तो 9 + 0, तो ये हो जाएगा मेरा 9 + 0 डिवाइड बाय में 2, तो ये कितना आ जाता है बच्चों 4.5। सर ये तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो बेटा अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है हमारा हाफ ईयरली बेसिस वाला। तो बेटा हाफ ईयरली क्या होता है, हाफ ईयरली मतलब होता है हर 6 महीने के गैप में पैसा निकाला जा रहा है। तो बेटा 6 महीने का गैप मतलब, तो बेटा पिछले माह हमने क्या किया था, हमने क्वार्टर डिस्कस किया था, अभी हम 6 महीने वाला डिस्कस करेंगे। तो 6 महीने का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग के 6 महीने, तो 1 2 3 4 5 6, तो जैसे ही 6 महीने पूरे होते हैं तो ये मेरा हो गया 6 मंथ, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको बोलेंगे नेक्स्ट हाफ ईयर। तो एक काम करो, आप क्या करना आपको, बेसिकली पूरे 12 महीने को 2 पार्ट्स में आधा कर दो, तो इसका मतलब 6 महीने के आपके 2 हाफ ईयर बन गए। तो हाफ ईयर ये, हाफ ईयर ये। अब इसके अंदर हम इसे फ्रेम करके देखते हैं कैसे बनेगा आपका। ओके, तो बेटा इसको देखो जरा कैसे निकालना है आपको। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर। बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर कैसे करना है आपको, मतलब ये साल शुरू कब हुआ, यहां से ये 6 महीने, हाफ ईयर कब शुरू हुआ आपका, अप्रैल से, तो बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में निकाल लिया। तो 1/4 को जब पैसा निकाला जाएगा तो कितने महीने बच रहे हैं सर, 12 बचेंगे यहाँ, तो पूरे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला पैसा कब निकाला जाएगा, अगले 6 महीने जब स्टार्ट होंगे, मतलब ये 6 महीने खत्म हो गए, अगला 6ठा महीने यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां पे निकाल लिया मैंने अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर को निकाला, तो सर यहां बचते हैं अगेन 6 महीने, बिकॉज पूरा एक हाफ ईयर बचा हुआ है 6 मंथ। तो कितना आ जाएगा 12 + 6, तो यहां पे आप क्या लिखोगे 12 + 6 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेटा 9। 18 डिवाइड बाय में 2 9 हो गया हमारा, है ना। ठीक है सर, अब आ जाओ किस पे, मिडिल वाले पे। तो बेटा मिडिल वाला जब आएगा तो मिडिल वाले में हमें क्या करना है सर, मिडिल वाले का मतलब होता है क्वार्टर का मिडिल। क्वार्टर का मिडिल मतलब एग्जैक्टली 1 2 3 महीने जा चुके हैं, तो जैसे ही जुलाई का स्टार्टिंग आएगा तो 1 जुलाई को आपने पैसा निकाल लिया, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस हाफ ईयर का मिडिल है। तो बेटा कितने महीने बचते हैं, अप्रैल मई जून जा चुके हैं, तो बचे कितने सर 9 महीने, परफेक्ट। उसके बाद अगला जो हाफ ईयर आएगा इसका मिडिल 1 2 3 महीने जा चुके हैं, तो यहां पर पैसा निकलेगा इसकी स्टार्टिंग डेट पर। तो जनवरी में कितने महीने बचते हैं बेटा, यहां पे 3 महीने, तो कितना आ गया 9 + 3, तो यहां आप लिखोगे 9 + 3 डिवाइड बाय में 2, तो ये दोबारा से हो गया 6 हमारे पास। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। तो बेटा टेबल हमारा पूरा बनने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा है इसमें, एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, मतलब जब हाफ ईयर खत्म हो जाएगा, एग्जैक्टली यहां से लेके खत्म कब हो रहा है, यहां पे सितंबर में। सितंबर मतलब आपका 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो कितने महीने बचते हैं बेटा 6 महीने, बिकॉज ये 6 महीने जा चुके हैं ऑलरेडी, 30 सितंबर है बिकॉज, तो ये वाले 6 महीने बचेंगे पूरे। फिर अगले हाफ ईयर के एंड में, मतलब एग्जैक्टली इस वाले महीने के एंड में, तो 31 मार्च, तो बेटा ये कितना बचता है, ये बचता है सर 0, तो क्या करना है आपको 6 + 0, तो ये हो गया 6 + 0 डिवाइड बाय में 2, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 3। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, आपने ये कॉन्सेप्ट समझा और आपने टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना सीख लिया, मतलब एवरेज पीरियड को आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है। जो भी केस आएगा आपको क्या करना है, आपको बस ये इस तरीके से फ्रेम करना है, आपको बस ये कैलकुलेट कर लो कि भाई पहली ड्राइंग कब निकाली गई है, फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली गई है,
प्लस लास्ट ड्राइंग कब निकाली गई है, डेट लिख लो, डेट के हिसाब से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करो और अपना हो गया हमारा काम। तो ये तो सर बहुत इजी वाला टॉपिक है, हम खाम का डर रहे थे, है ना। तो बच्चों सब कुछ इजी ही लगता है जब आपको एक बार आ जाता है ना। तो जब आपने सीख लिया तो बहुत इजी हो गया। तो चलो मैंने आपके साथ जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी देने वाला हूं। तो देखो ये शॉर्टकट ट्रिक आपके काम कब करेगी, इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, अगर आप वहां से थोड़ा और जल्दी आप कर सकते हो। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, इसी वाले पार्ट को हम एक अल्टरनेटिव ऑप्शन से करेंगे कि कैसे कैसे आप इसको दोबारा से फ्रेम कर सकते हो। तो बेटा ये भी आपने याद रखना है, और वो आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, बट ये कॉन्सेप्ट कब यूज होगा वो भी आप एक बार जरूर से समझ लेना। तो बेटा देखो, बिगनिंग हो गया आपका, मिडिल हो गया आपका, और ये क्या हो गया, एंड हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम वही सेगमेंट है आपका, मंथली पैसा विड्रॉ किया गया है और आपका क्वार्टरली पैसा विड्रॉ किया गया है, यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर आपका हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ किया गया है। तो अगर ये वाला केस, इसी सेम कैलकुलेशन हम यूज करेंगे, बस थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है बस आपको, हर जब भी पैसा निकाला जाता है आपको इस पैटर्न के अंदर, अगर आपको सेम समझनी है चीजें, तो एक चीज ध्यान रखो कि मंथली अगर पैसा निकाला जा रहा है तो दो ड्राइंग्स के बीच का गैप कितना होगा, सर 1 महीने का। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी हमने देख ही लिया था कि हर दो ड्राइंग्स के बीच का गैप कितना होगा, 1 महीने का, है ना। अगर क्वार्टरली पैसा निकाला जा रहा है तो दो ड्राइंग्स के बीच का गैप कितना होगा, सर यहाँ पे होगा 3 महीने का। अगर हाफ ईयरली पैसा निकाला जा रहा है तो कितना गैप आएगा बेटा, यहाँ पे गैप आएगा सर 6 महीने का, है ना। ये क्लियर हुआ सबको, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। ये मैंने क्या निकाला बेटे, गैप निकाले हैं दो ड्राइंग्स के बीच के, है ना। अब अगर देखो बिगनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बिगनिंग का मतलब सिंपल सा होता है प्लस करना, क्योंकि अगर आप पैसा स्टार्टिंग में निकाल लोगे तो आखिरी वाला जो क्वार्टर होगा वो आपका पूरा बच जाता है, तो वो आपका एक तरीके से 1 पॉइंट बढ़ा देगा, तो उसे प्लस कर देना। एंड वाले में क्या होता है, आखिरी क्वार्टर आपका इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए उसमें क्या लिखोगे आप, माइनस। तो इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। बिगनिंग का मतलब सिंपल सा मतलब रखो आप क्या, प्लस, एंड का मतलब क्या रखना है आपको, माइनस। मंथली का मतलब हर महीने में हर दो ड्राइंग के बीच में 1 महीने का गैप, क्वार्टरली में 3 महीने का गैप, हाफ ईयरली में बेटा 6 महीने का गैप, दैट्स इट। बट अब मैं एक पॉइंट बताने वाला था आपको कि आपको कब इस वाले कॉन्सेप्ट को, शॉर्टकट को आपको यूज करना है। बेसिकली इस शॉर्टकट को बेटा आपको यूज करना है तब जब आपका जो पैसा निकाला गया है थ्रू आउट द ईयर, इफ अमाउंट विड्रू थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या है बेटा इसका, बेटा इसका मतलब यह होता है कि अगर पूरे साल पैसा निकाला गया है विदाउट एनी गैप और लेट भी स्टार्ट नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो स्पेशल क्वेश्चंस में से आते हैं। पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया मंथली बेसिस पे, एक हर महीने पैसा निकालता है यहां पे, और ऐसे उसने निकाला, मई में निकाला, जून में निकाला, जुलाई में निकाला, अगस्त में निकाला, सितंबर में निकाला, बस उसने केवल 6 महीने तक पैसा विड्रॉ किया, बस उसके बाद उसने विड्रॉ करना बंद कर दिया। तो अगर ये वाला केस निकल के आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केवल ड्राइंग्स 6 महीने तक ही निकाली गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन लगा दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कब यूज करना है ये वाला शॉर्टकट, आपको जब आपका पैसा थ्रू आउट द ईयर निकाला गया है तब आप इसे यूज कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो क्या करना बच्चों, अब एक बार ये देख लेते हैं। तो देखो जब पैसा पूरे 12 महीने निकाला गया तो ये स्टार्टिंग का ये पीरियड आपको यूज करना है ना, स्टार्टिंग में सब में लिख लो 12, इसमें ही 12, इसमें ही 12, इसमें ही 12, तो यहां भी आप लिख लो 12 12 12। एंड का मतलब बेटा क्या बताया मैंने आपको, माइनस, तो सब में लिख लो माइनस। बिगनिंग का मतलब क्या बताया मैंने आपको, प्लस, तो सब में लिख लो प्लस, है ना। अब मंथली, अगर मंथली पैसा निकाला है तो एक जो सेगमेंट ऐड होगा, एक यूनिट ऐड होगी, 1 महीना ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय में 2। क्वार्टरली निकाला है तो कितना ऐड होगा बेटा, 3 यूनिट ऐड हो जाएंगे आपकी। एक यूनिट कितने की है, 3 यूनिट, 3 मंथ की है तो वो ऐड हो जाएगी। हाफ ईयर निकाला है तो 1 यूनिट कितने की है, 6 महीने की है, तो वो ऐड हो जाएगी आपकी, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका 6.5। ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 7.5। ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका कितना 18, और ये हो गया 9। अब इसमें क्या करना है, सेम इसके अंदर भी मंथली निकाला है तो 1 महीना कम हो जाएगा आपका, एंड वाला बिकॉज यूज नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद इसमें 3 महीने बिकॉज एंड वाला इसमें भी यूज नहीं होता। इसमें 6 महीने बिकॉज एंड वाला क्वार्टर इसमें भी यूज नहीं होगा, क्योंकि एंड वाली ड्राइंग जब निकाली जाएगी तो 0 सब में यूज होगा आपका, है ना, बस हो गया। अब इसको भी एवरेज कर लो तो डिवाइड बाय में 2, डिवाइड बाय में 2, डिवाइड बाय में 2, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 5.5, ये हो गया आपका 4.5, और ये हो गया आपका 3। क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, 4.5
5.5 5.5, 4.5 4.5, 3 एंड 3, उसके बाद 6.5 उधर भी है और इधर भी है हमारे पास, 7.5 वहाँ भी है और यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। तो बेटा ये क्या है, अगर कभी भी मिडिल आ जाता है तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा 6 यूज कर लो। चेक कर सकते हो, सब में 6 आ रहा है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो सभी में 6 यूज कर लोगे। अगर मिडिल बोलेगा तो और थ्रू आउट द ईयर पैसा निकाला गया है तो हमेशा 6 ही कैलकुलेशन में बनेगा और हमारे पास कोई केस नहीं बनता। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इसको आप नोट कर सकते हो अपने नोट डाउन में। हम लोग एक टॉपिक और करने वाले हैं जहां पे हम क्या सीखेंगे कि सर प्रोडक्ट मेथड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं बच्चों, अभी आप इतना, आज के लिए हम इतना कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना प्रोडक्ट मेथड के साथ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन के साथ वो जो प्रोडक्ट मेथड है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। कुछ समझ में आया हो या मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इसे आप नोट कर सकते हो। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से कनेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो ऑल द बेस्ट।